हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सेबी का कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस और हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। या लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर डिप्रिसिएशन के अंडर सेकंड पार्ट कवर किया था। अब इस वीडियो में हम डिप्रिसिएशन पे कुछ स्टैंडर्ड्स देखेंगे, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ऐसे कौन से रूल है जो हमें फॉलो करने चाहिए। या सबसे पहले एक कंसेप्ट देखते हैं, द कंपोनेंट मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो कि एक एयरक्राफ्ट है, हम उसके 3 कंपोनेंट निकाल सकते हैं, इंजन, देन कॉकपिट और लास्ट में विंग्स। अब सोचो कि इन तीनों कंपोनेंट के अलग अलग यूज़फुल लाइफ है और इन तीनों का यूज़ अलग अलग है, तो हम इनको अलग अलग डिप्रिसिएशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंजन के कॉस्ट के लिए हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करेंगे, फिर या कॉकपिट के लिए डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यूज़ करेंगे और या विंग्स के लिए भी डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यूज़ करेंगे। सो आप समझ रहे हो, हम एक ही एसेट के अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग डिप्रिसिएशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ बताई गई है कि अगर किसी दो कंपोनेंट के डिप्रिसिएशन मेथड और यूजफुल लाइफ सेम है तो हम उसे ग्रुप करके एक साथ डिप्रिसिएशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ कॉकपिट और विंग्स का लाइफ 10 साल है तो हम कॉकपिट और विंग्स को अलग अलग डिप्रिशिएट करने के बजाय एक साथ डिप्रिशिएट कर सकते हैं। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। Each part of an item of PPE with a cost that is significant in relation to the total cost of the item should be depreciated separately. A significant part of an item of PPE may have a useful life and depreciation method that are the same as the useful life and depreciation method of the other significant part of that same item. Such parts may be grouped in determining the depreciation change. नेक्स्ट कंसेप्ट है रिव्यू ऑफ रेसिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। अगर आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि रेसिडुअल वैल्यू ये सैल्वेज वैल्यू का दूसरा नाम होता है। इसका मीनिंग है कि एसेट की इकोनॉमिक लाइफ होने के बाद उसका क्या पैसा मिलेगा। अब सोचो कि कोई एसेट है लाइक मशीन, उसकी सैल्वेज वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू है 50,000, उसके बाद उसकी यूजफुल वैल्यू है 5 ईयर्स। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये पूरे एसेट के लाइफ में ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगे, ये चेंज भी हो सकते हैं। इसलिए कंपनी ने हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में रेसिडुअल वैल्यू और यूजफुल वैल्यू को रिव्यू करना चाहिए। अगर वो वैल्यू चेंज होते हैं तो उस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंजेस करना चाहिए। क्लियर है? So residual value and the useful life of an asset should be reviewed at least each financial year end, and if expectations differ from the previous estimates, the changes should be accounted for as a change in accounting estimate. अब फ्रेंड्स, रिव्यू ऑफ रेसिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट का इंपॉर्टेंस जानने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एंटिटी ए परचेज एन एसेट ऑन 1st January 2013 for rupees 1 lakh, and the asset had an estimated useful life of 10 years and a residual value of nil. On 1st January 2017, the directors reviewed the estimated life and decided that the asset will probably be useful for further 4 years. Calculate the amount of depreciation for each year. The company charges depreciation on straight line basis. अब फ्रेंड्स सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ कॉस्ट ऑफ एसेट है रुपीज़ 1 लाख, देन रेसिडुअल वैल्यू है सैल्वेज वैल्यू है नील, देन यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। इससे हम स्ट्रेट लाइन मेथड का डिप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। दैट इज कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ विच इज डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू 10,000। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब 4 साल तक हमने 40,000 का डिप्रिशिएट कर लिया, राइट। लेकिन 1 जनवरी 2007 में रिव्यू में ये देखा गया कि एसेट की यूजफुल लाइफ बची है बस 4 ईयर्स। सो यार डिप्रिशिएशन करने के बाद बचे हुए एसेट के वैल्यू को हमें डिप्रिशिएट करना होगा, तो वो आएगा till 1st January 2017, 4 years have been passed on. So now net book value of an asset will be 1 lakh minus 4 into 10,000, which is equal to rupees 60,000, and the remaining useful life is 4 years. अब हम यहाँ डिप्रिसिएशन निकाले तो वो आएगा, so company should amend the annual provision for depreciation here to charge the unamortized cost over the revised remaining life of 4 years. So new depreciation amount for next 4 years will be 60,000 divided by 4, that is 15,000. So आपको क्लियर हो गया कि कैसे यूजफुल लाइफ को रिव्यू करने के बाद डिप्रिसिएशन चेंज हो गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कमेंसमेंट ऑफ पीरियड ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन, मतलब हमने कब से डिप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू करना चाहिए। इसे समझने के लिए हम जियो का एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
सोचो कि जियो ने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मार्च 2020 में रेडी कर दिया, मतलब उसने अपने सारे फिक्स एसेट तैयार कर लिए। उसके बाद वो मार्च से सितंबर तक ट्रायल लेता है या फिर टेस्टिंग करता है कि यह सिग्नल वगैरह अच्छा है या फिर सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं। जब उसे पता लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, उसके बाद वो सितंबर 2020 से मार्च 2021 तक सबको फ्री में जियो सर्विस यूज़ करने देता है और मार्च 2021 के बाद वो लोगों को चार्ज करना शुरू करता है। अब आप बताइए फ्रेंड्स कि जियो ने अपने फिक्स एसेट कब से डिप्रिशिएट करना शुरू करना चाहिए? जब उसके फिक्स एसेट तैयार हो गए तब, या फिर ट्रायल होने के बाद, या फिर लोगों का चार्ज शुरू करने के बाद? तो ये ध्यान रखो, जब भी कोई एसेट यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएगा तब से हम डिप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे, यहाँ चाहे हमें उससे कोई प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। हमारे जियो के एग्जांपल में वो आएगा सितंबर 2020 से, जब वो लोगों के लिए यूज़ करने के लिए रेडी था। यहाँ चाहे जियो को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन इस डेट से उसे पता चलता है कि उसका फिक्स एसेट यूज़ करने के लिए रेडी है, सो तभी से उसने फिक्स एसेट का डिप्रिसिएशन करना शुरू करना चाहिए। So depreciation of asset begins when it is available to use, that is when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in a manner intended by the management. नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं सेसेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, मतलब कब से हमने डिप्रिसिएशन लेना बंद करना चाहिए या फिर ऐसे कौन से कंडीशंस है जिसके बाद हमने डिप्रिसिएशन लेना बंद करना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन देखते हैं। सोचो कि एक मशीन है जिसे कुछ साल डिप्रिसिएशन किया गया है। अब यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी कैरिंग अमाउंट आई है 50,000, लेकिन हमें ये पता है कि उसी मशीन की रेसिडुअल वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू है 1 लाख, जो कि कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा है। सो आप सोचिए कि जब रेसिडुअल अमाउंट हमें 1 लाख का मिल रहा है तो हम 50,000 के कैरिंग अमाउंट पे डिप्रिशिएट क्यों करेंगे, राइट? सो ये याद रखिए, जब भी कैरिंग अमाउंट रेसिडुअल वैल्यू से इक्वल होता है या फिर कम होता है तब हम उस एसेट को डिप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं। क्लियर है? सो डिप्रिसिएशन सीजर टू बी चार्ज व्हेन एसेट रेसिडुअल वैल्यू एक्सीड्स कैरिंग अमाउंट। द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट मे इंक्रीज टू एन अमाउंट इक्वल टू और ग्रेटर देन इट्स कैरिंग अमाउंट। इफ इट डज, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑफ द एसेट इज जीरो अनलेस एंड अनटिल इट्स रेसिडुअल वैल्यू सब्सिक्वेंटली डिक्रीजेस टू एन अमाउंट बिलो इट्स कैरिंग अमाउंट। अब फ्रेंड्स इसी कंडीशन का यूज़ करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। सोचिए क्वेश्चन है, ए प्रॉपर्टी कॉस्टिंग 10 lakhs is brought in 2016. Its estimated total physical life is 50 years. However, company considered it likely that it will be sell the property after 20 years. Expected residual value of the property after 20 years is case 1 is 10 lakhs and case 2 is 9 lakhs. Calculate amount of depreciation. अब फ्रेंड्स प्रॉपर्टी की कॉस्ट है 10 लाख और फर्स्ट केस में रेसिडुअल वैल्यू भी है 10 लाख, तो यह कैरिंग अमाउंट रेसिडुअल अमाउंट से इक्वल है। सो हम डिप्रिसिएशन नहीं लेंगे क्योंकि 20 साल बाद उसे बेचकर पूरे पैसे वापस मिलने वाले हैं, सो हमें कोई खर्चा ही नहीं लग रहा है। लेकिन सेकंड केस में रेसिडुअल वैल्यू है 9 लाख, मतलब यहाँ हमें 1 लाख का खर्चा लग रहा है। सो उस 1 लाख को हम 20 लाख के लिए डिप्रिशिएट करेंगे। क्लियर है? सो इन फर्स्ट केस देयर विल बी नो डिप्रिसिएशन। In case 2, we have difference of 1 lakh. So depreciation will be 1 lakh divided by 20, that is 5,000. अब फ्रेंड्स सीसेशन और डिप्रिसिएशन का दूसरा कंडीशन देखते हैं। देखो, जब भी कोई एसेट कंपनी के काम आ रहा है तो हम उसे एक्टिव एसेट बोलेंगे, राइट? ऐसे कंडीशन में हम डिप्रिसिएशन शुरू रखेंगे। नेक्स्ट सोचो कि कंपनी को उस एसेट का अभी काम नहीं, इसलिए उसे बाजू में रख दिया। सो अब उस एसेट को हम नॉन एक्टिव बोलेंगे। ऐसे कंडीशन में भी हम डिप्रिसिएशन शुरू रखेंगे क्योंकि हमें पता नहीं कि आगे जाके उस एसेट का काम कब कंपनी को लग जाएगा। और या थर्ड, ऐसा सोचो कि कंपनी ने वो अपना नॉन एक्टिव एसेट बेचने को निकाला है, इसे हम डी रिकॉग्नाइज एसेट बोलेंगे। ये वर्ड याद रखना। ऐसी सिचुएशन में हम डिप्रिसिएशन करना बंद कर देंगे। सो ये बात याद रखिए कि जब कोई एसेट नॉन एक्टिव हो जाता है साथ ही में डी रिकॉग्नाइज होता है, उसके बाद ही हम डिप्रिसिएशन करना बंद कर देते हैं।
So depreciation of an asset ceases at the earlier of the date that asset is retired for active use and held for disposal and the date that asset is derecognized or sold. Therefore, depreciation does not cease when the asset becomes idle or is retired from active use but not held for disposal unless the asset is fully depreciated. और लास्ट में AS 10 में लैंड एंड बिल्डिंग्स के सेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक स्पेशल पैराग्राफ दिया है। ये चाहे सेक्शन एक ही हो, लेकिन डिप्रिसिएशन करते वक्त इसे अलग अलग कंसिडर किया जाता है। हमें पता है कि लैंड की अनलिमिटेड लाइफ रहती है और उसकी वैल्यू बढ़ते रहती है, इसलिए उसे डिप्रिशिएट नहीं किया जाता है। लेकिन बिल्डिंग्स की लाइफ लिमिटेड रहती है, इसलिए उसे डिप्रिशिएट किया जाता है। So land and buildings are separable assets and are accounted for separately even they are acquired together. Land has an unlimited useful life and therefore is not depreciated. Buildings have a limited useful life and therefore are depreciable assets. अब फ्रेंड्स हमने देखा कि हम लैंड को डिप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन कुछ केसेस में हम लैंड को भी डिप्रिशिएट कर सकते हैं। ऐसे केसेस भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी लैंड को भी लिमिटेड यूजफुल लाइफ रह सकती है। सोचो कि दुबई ने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया और बोला कि उसकी लाइफ बस 20 साल है, तो ऐसे केस में हम लैंड को डिप्रिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट सोचो कि किसी कंपनी ने एक बैरन लैंड को डेवलप करके उसे पार्किंग एरिया बना दिया। अब आप देखिए कि यह कंपनी ने कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, बस उस लैंड को थोड़ा डेवलप करके पार्किंग एरिया बनाया। सो उस डेवलप करने के कॉस्ट को डिप्रिशिएट करने के लिए कंपनी पार्किंग एरिया को डिप्रिसिएशन लगा सकती है। समझ रहे हो दोनों केसेस? So let's see what it says. Depreciation of land is done if the land itself has a limited useful life or if the portion of the land includes the cost of the site dismantlement, removal and restoration. That portion of land asset is depreciated over the period of benefits obtained by incurring those costs. So friends, यहाँ हमारे accounting standards on depreciation के सारे पार्ट कवर हो गए। So thanks for watching and meet you in the next video.